आज के क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे अपना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम। देखिए, चूंकि ट्रायंगल हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं और ट्रायंगल चैप्टर में देखा जाए ना, आपके एनसीईआरटी बुक में जो इस बार सिलेबस में है, यानी कि एक्सरसाइज 6.1, 2 और 3 तक यदि आप ध्यान से देखेंगे तो टोटल आपके पास टोटल 5 थ्योरम है। ठीक है, यानी कि ट्रायंगल चैप्टर में जो इस बार आपको सिलेबस में पढ़ना है उसमें टोटल आपके पास थ्योरम 5 है। लेकिन 5 थ्योरम में से मात्र एक ही ऐसा थ्योरम है जो कि कई गुना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला बात। और दूसरी बात कि ये वाला थ्योरम का हम बात कर रहे हैं और इस वाले थ्योरम को सीबीएसई कई बार सवाल पूछ चुका है। यदि किसी के पास आर एस अग्रवाल का बुक है तो उसमें आप देखिए ये थ्योरम जहाँ पे लिखा हुआ है उसके नीचे में ना कितना बार डेट लिखा गया है, और हालांकि उसमें तो बहुत कम बार लिखा गया है। जबकि ये थ्योरम खास करके हमको इसलिए भी याद है क्योंकि जब हम अपना क्लास 10 का बोर्ड एग्जाम दिए थे तो उस समय पे ये हमारा सेम टू सेम आया था। हमको यहाँ तक आज भी याद है कि यही थ्योरम मेरे एग्जाम में भी ट्रायंगल में आया था। और जब भी ये थ्योरम आता है या तो 4 या तो 5 नंबर में आएगा, कन्फर्म है। और लगभग 1-2 साल गैप करके सीबीएसई इसको हर साल गैप करके, मतलब 1-2 बार पूछ रहा है। 1-2 साल का गैप लेके हर बार सीबीएसई इसको पूछ ले रहा है। तो 5 थ्योरम में से एक ही थ्योरम आपका है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपका पहला वाला ही थ्योरम है। ठीक है ना, चलिए तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। और चूंकि ये थ्योरम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको हम 2 तरीके से बताएंगे आपको। एक तरीका होगा आपका वो वाला जो आपके एनसीईआरटी बुक और आर एस अग्रवाल दोनों में बताया गया, दोनों में लगभग सेम तरीका बताया गया है और सेम है तरीका। एक तरीका हम एक इसमें और एडिशनल बताएंगे आपको, आसान वाला तरीका। अब जो आपको अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो 2 तरीका हम बताने जा रहे हैं। 2 तरीका खास करके थ्योरम में इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पहला बात। दूसरी बात, जो तरीका आपके बुक एनसीईआरटी में दिया गया वो थोड़ा सा लेंदी है, तो हम दोनों तरीका आपको बता देंगे, एक आपके बुक वाला भी और एक मेरा तरीका भी बता देंगे। जिसको आप जो अच्छा लगे आप उसको फॉलो कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। और 5 थ्योरम में से एक ही थ्योरम को हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं, बाकी 4 थ्योरम आपको ऐसे ही सवाल के रूप में बस मिल जाता है, तो उसको हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। और ये वाला थ्योरम प्रूफ की जरूरत है, इसको हम लोग डिटेल में समझेंगे पहले। तो सबसे पहले उस मेथड से हम लोग इसको बना लेते हैं जिस तरीके से आपके बुक में कहा गया है, बाद में हम अपना तरीका आपको बता देंगे। देखिए, पहले आप थ्योरम को समझिए। अच्छा, एक बात और, इस थ्योरम को समझने से पहले आप यहाँ पे ये जान लीजिए कि इस थ्योरम को हम लोग बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। पूरा फुल फॉर्म नहीं लिखने जा रहे हैं, बस इतना आप याद रख लीजिए कि इस थ्योरम को हम लोग बीपीटी थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। फुल फॉर्म आप लिखना चाहे तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आप ये भी कह सकते हैं, या फिर इसका एक और नाम है जो कि बहुत ही चर्चित है, थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम इसलिए क्योंकि एक हमारे बहुत ही ग्रेट मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था थेल्स, उन्होंने ही ये वाला थ्योरम हम लोगों को दिया था। तो इसको हम लोग बीपीटी या फिर थेल्स थ्योरम के नाम से भी जानते हैं। तो इसको आप यहाँ पे इसे मेंशन करके लिख लीजिएगा। चलिए अब आते हैं हम लोग अपने मेन मुद्दे पे कि आखिर ये थ्योरम कहता क्या है। बहुत ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा है लेकिन समझ में आ जाएगा। कहा गया है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। चलिए, आपको ऊपर वाला कुछ भी समझ में नहीं आया, छोड़िए आप उसको। लेकिन यहाँ पे एक ट्रायंगल का बात हुआ ना, तो पहले आप एक ट्रायंगल को बना लीजिए, बाद में देखेंगे जो बात कहा गया है। पहले आप ट्रायंगल का जिक्र हुआ तो पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे और थोड़ा सा सीधा भी। आप लोग स्केल से बनाइएगा थोड़ा सीधा। ट्रायंगल कुछ आप नाम इसका दे दो, चलो ए बी सी, ये हमने यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल बनाया। अब स्टेटमेंट को समझिए, क्या कहा गया था। कहा गया था कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। पहले आप यहीं तक समझिए, ट्रायंगल तक कहा गया है। अच्छा पहले बताइए, कहा गया ना कि इसमें एक लाइन को आप ड्रॉ कीजिए जो कि ट्रायंगल के दूसरे वाले साइड के पैरेलल होगा। देखिए, इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, आप क्या करो, इस ट्रायंगल में कहीं पर भी एक लाइन ड्रॉ करो जो कि ट्रायंगल के दूसरे वाले साइड के पैरेलल होगा। तो
तो हम चाहें तो यहां भी ऐसे लाइन खींच सकते हैं। तो यहां पे हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं, आपने एक लाइन खींच दिया। तो ये जो आपने लाइन खींचा, ये लाइन किसके पैरेलल होगा? इस BC के पैरेलल होगा, क्योंकि पैरेलल है आपका। अच्छा, आपको मन करे कि सर हम यहाँ पे लाइन नहीं खींचना चाहते हैं, आप इधर खींच लो ऐसे, ये वाला इसके पैरेलल हो जाएगा। आप चाहे तो ऐसे खींच लो, ये वाला पैरेलल हमारा इसके हो जाएगा। लेकिन चूंकि अच्छा आपका दिखे इसलिए हमने इसको यहाँ पे पैरेलल खींच लिया। ठीक है, इसका आप कुछ नाम दे दो, ABC हो गया, इसका नाम आप D और E दे दो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फिर। टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये जो आपने लाइन खींचा ना, ये क्या करेगा? ट्रायंगल के दो साइड को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। अच्छा, इंटरसेक्ट का मतलब सर इस तरीके से होता है, आपने ऐसा तो बनाया है यहाँ पे नहीं। आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे बढ़ा दो ना, क्या दिक्कत है? जैसे मान लीजिए यदि मेरे पास यहाँ पे ट्रायंगल है, अब इसको ऐसे कर दो। हम इसको बाहर इसलिए नहीं निकाले ताकि हमारा ट्रायंगल दिखने में उतना गंदा ना लगे। ठीक है ना, आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, E को इधर बढ़ा दीजिए, D को इधर बढ़ा दीजिए। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो हमने जो आप यहाँ पे एक लाइन खींचा, ये हमारा इसके साथ पैरेलल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। The other two sides are divided in the same ratio, जब आपने इसको ऐसे खींचा, ये इसके पैरेलल हुआ, तो ये लाइन क्या करेगा? इसको इस रेशियो में डिवाइड कर देगा और इसको इसके बराबर वाले रेशियो में डिवाइड कर देगा। मतलब ये हो गया, एक बार आप पूरा लाइन में पढ़िए, फ्लो में आपको समझ में आ जाएगा। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ट्रायंगल में आपने इस लाइन को पैरेलल खींचा, इसके जैसे आपने पैरेलल खींचा, ये वाले पूरे साइड का ये और ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा और ये वाला हमारा इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाएगा। अभी हम लोग इसको प्रूफ करेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा, लेकिन फिलहाल इतने बड़े स्टेटमेंट का कहने का मतलब हमारा यही था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग। और जो कि आपको मालूम है कि थ्योरम है तो प्रूफ करना पड़ता है, गिवन लिखेंगे, टू प्रूव लिखेंगे, कंस्ट्रक्शन का जरूरत होगा तो कंस्ट्रक्शन भी करेंगे, लास्ट में फिर जाके प्रूफ करेंगे। चलिए देखा जाए, तो हमारा यहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे गिवन। आपके पास गिवन क्या है? आपके पास गिवन है एक ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC आपके पास एक ट्रायंगल है ABC, इसमें और क्या आपके पास? DE जो है BC के पैरेलल है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारा DE जो है वो BC के पैरेलल है, ये आपके पास है। उसके बाद और क्या है आपके पास? और आप यहाँ पे लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC DE पैरेलल BC एंड, और आप लिखना चाहें तो आप और लिख लीजिए, एंड DE इंटरसेक्ट AB at D एंड AC at E, यानी कि जो आपका लाइन है AD, ये AB को D पे इंटरसेक्ट कर रहा है और AC को E पे इंटरसेक्ट कर रहा है। ये आपके पास गिवन दिया गया था। उसके बाद टू प्रूव, आपको इसमें प्रूफ क्या करना है समझिए। आपको प्रूफ करना है कि AD जो है वो DB के रेशियो में बराबर होगा, AE जो है वो AC के रेशियो के साथ बराबर होगा। मतलब ये हो गया कि ये बाई ये बाई ये के बराबर होगा। देख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें, यही आपको प्रूफ करना है। अब इसमें आपको कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। देखिए यहाँ पे ना हम आपको एक बात पहले ही क्लियर कर दें, हालांकि हमने आपको क्लासरूम में बहुत बार बताया है कि कंस्ट्रक्शन की जरूरत हर बार हम लोगों को नहीं पड़ती है, जहां पे जरूरत होता है वहीं पे हम लोग बस करते हैं। चलिए यहाँ पे हम लोगों को कंस्ट्रक्शन क्या करना है समझिए। कंस्ट्रक्शन आपको D से एक परपेंडिकुलर खींचना है, इस पे परपेंडिकुलर एकदम बिल्कुल 90 डिग्री, और E से भी आपको इस पे एक परपेंडिकुलर खींचना है बिल्कुल 90 डिग्री। ओके, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे B को ज्वाइन करना है E से और D को ज्वाइन करना है C से, ये आप कर लो। तो यहाँ पे जो आपने काम किया वो सारा काम आप यहाँ पे लिख दीजिए। सबसे पहले आपने ड्रॉ परपेंडिकुलर किया। अच्छा, इसका आप कुछ नाम भी दे दीजिए, जैसे E तक हो चुका था तो इसका नाम आप F दे दो, इसका नाम G दे दो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ड्रॉ DF परपेंडिकुलर,
अच्छा, डी एफ को परपेंडिकुलर आपने कहाँ पे खींचा? जो डी एफ है आपने परपेंडिकुलर ए सी पे खींचा है, तो पूरा लिख देंगे डी एफ परपेंडिकुलर ए से, कॉमा, उसके बाद आपने खींचा ई जी परपेंडिकुलर, ई जी परपेंडिकुलर ए बी पे आपने परपेंडिकुलर खींचा है। उसके बाद फिर आपने क्या किया, ज्वाइन किया था बी को ई से और सी को डी से। उसके बाद यहाँ पे भी आप वो भी लिख लीजिए, ज्वाइन बीई एंड सी डी, इतना आपने कर दिया। बस आगे बढ़ जाते हैं अब हम लोग थोड़ा सा प्रूफ में। आइए अब यहीं से आपका मेन काम चालू होता है। चलिए समझिए ध्यान से, पहले आप शुरू करें। देखिए यहाँ पे ना आपके पास, ध्यान से आप देखिए, पहले हम जो दिखाना चाह रहे हैं आपको, यहाँ पे आप लिखिए पहले इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल BDE, एंड ट्रायंगल BDE, इन दो ट्रायंगल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। कौन सा? ADE इस पूरे ट्रायंगल के बारे में, और BDE के बारे में, यानी कि BDE यानी कि इस वाले ट्रायंगल के बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए अब आपसे हम जो पूछेंगे ना आप वो बताइएगा, ठीक है। देखिए यदि हम ADE ट्रायंगल का आपसे एरिया पूछे तो आप क्या बताओगे कि एरिया का फॉर्मूला होता है सर 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो आपके सामने में 1/2 तो आप बता दोगे। अब आपके पास दो बेस है इस ट्रायंगल को, केवल आप देखिए ADE को, आप देखिए केवल आपके पास दो बेस है। यदि आप इसको हाइट मानते हो EG को, तो बेस आपका ये हो जाएगा। यदि आप हाइट DF को मानते हो तो फिर आपके लिए बेस ये हो जाएगा ना, क्योंकि जिसपे हमारा परपेंडिकुलर होता है वही उसका बेस होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारे ट्रायंगल है और ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो बेस यही होगा ना। लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इस ट्रायंगल के ऊपर ADE ट्रायंगल के अंदर में हमारा दो परपेंडिकुलर है, एक इधर से है और एक हमारा इधर से है। तो इसके पास बेस कितने हुए? दो बेस हुए। तो हम दोनों बेस के लिए एक एक करके अलग अलग काम कर लेंगे। तो पहले हम लोग काम कर लेते हैं AD बेस के लिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप हमको बताइए कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, उसके बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल्स टू, देखिए इसको पढ़ते कैसे हम लोग, इसको पढ़ते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE, एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE, ठीक है ना। तो हम पहले आपसे पूछ रहे हैं ADE का एरिया। तो सबसे पहले तो आप बिना आंख बंद करके भी बोलोगे कि सर 1/2 होता है इनटू बेस। अब चूंकि दो परपेंडिकुलर है तो आप पहले बेस कौन सा मान लो? AD को मान लो, ठीक है ना। तो 1/2 इंटू बेस, AD को मान लेते हैं, बेस इंटू हाइट। अब किसको मानोगे? क्योंकि आपने बेस माना AD को, तो हाइट किसको मानोगे आप? EG को मानोगे, क्योंकि परपेंडिकुलर हमारा यही वाला है AD के ऊपर, हाँ या ना। पहले आप इसको समझ लीजिए। EG, देखो फिर से ADE का बात कर रहे हैं, ADE का तो 1/2 तो होगा। बेस आपने कौन सा लिया? AD, तो हाइट इससे कौन सा होगा? EG, क्योंकि ये वाला हमारा इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो हाइट आपका हो जाएगा EG। अब उसी प्रकार से अब आप ये वाला बताइए। अच्छा, इसको बताने के लिए अब हमको एक चीज समझाना है आपको, थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है। देखिए जैसे सपोज कीजिए कि मेरे पास ना ये एक ट्रायंगल है, मेरे पास एक ट्रायंगल है, मान लीजिए कि ABC, ठीक है, ये हमारा ट्रायंगल है। यदि मैं पूछूं कि बताओ इसका हाइट कहाँ है, तो क्या बता सकते हो? हाइट मतलब बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर, बिल्कुल सीधा एकदम 90 डिग्री में होना चाहिए। क्या आपके पास ऐसा कोई साइड दिख रहा है? इसमें नहीं दिख रहा है। तो इस केस में हम लोग हाइट को बाहर ड्रॉ कर लेते हैं, बिल्कुल सीधा, और ये क्या हो गया? इसका हाइट हो गया। यानी कि इस ट्रायंगल के पास अपना खुद का हाइट नहीं था, तो हमने इसके हाइट को ड्रॉ करने के लिए बाहर खींच दिया, और ये बिल्कुल यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा हो गया? बिल्कुल सीधा हो गया, तो ये इसके लिए हाइट हो गया। उसी प्रकार से मान लीजिए कि सेम
हमारे पास एक और ट्रायंगल है, मान लीजिए ये वाला ट्रायंगल मान लीजिए आप, इसको भी ए बी सी मान लीजिए। क्या इसके पास भी अपना हाइट है क्या? नहीं है अपना हाइट, क्योंकि बिल्कुल सीधा वाला कोई लाइन इसके पास नहीं है। तो इसका भी हाइट हम क्या करेंगे, बिल्कुल यहां से इसे सीधा ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे हम बताना ये चाह रहे हैं कि जिस ट्रायंगल के पास अपना हाइट नहीं होता है उसका हाइट हम लोग बाहर या फिर अंदर भी कभी कभार ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम आपसे पूछ रहे हैं बी डी ई का। तो सबसे पहले तो आप बोलोगे बी डी ई का कि सर 1/2 लिखिए, ठीक है। अब आप बताइए इसका बेस आप क्या लोगे? इसका बेस तो आपको यही लेना पड़ेगा। ट्रायंगल हम कौन सा बोल रहे हैं, बी डी ई, तो इसका बेस तो केवल डी बी हुआ ना, इसका बेस तो केवल डी बी हुआ। तो इसमें लिखेंगे हम लोग डी बी। अब यदि मैं बोलूं कि बताओ इसका हाइट क्या है, तो क्या बता सकते हो उसका हाइट? बी डी ई का 1/2 इंटू बेस आपने लिख दिया डी बी। अब इस ट्रायंगल बी डी ई का यानी कि इस पूरे ट्रायंगल का आप हाइट बताओ क्या होगा? इसका हाइट होगा ई जी। बोलो क्यों? क्योंकि हमारा ट्रायंगल केवल बी डी ई यहीं तक है, लेकिन इसका हाइट हमने क्या किया, एक तरीके से परपेंडिकुलर के तौर पे हमने ई जी को बाहर खींचा है। आप ध्यान से कॉन्सेंट्रेट करके देखिए तो आपको दिखेगा बी डी ई ट्रायंगल हमारा, और क्या इसका अपना कुछ का हाइट है? नहीं है। तो हमने कहां से ड्रॉ किया, पॉइंट ई से जी जो परपेंडिकुलर खींचा वो परपेंडिकुलर इसके हाइट के लिए भी सेम बिहेव करेगा जिस तरीके से बी ए डी ई के लिए काम किया था। तो इसका भी हाइट क्या हो जाएगा, ई जी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। और ये हमने क्यों बताया आपको, ऐसा क्यों बताया उदाहरण हमने, ताकि ट्रायंगल का बाहर भी परपेंडिकुलर खींचा जा सकता है। तो ये हमारा ट्रायंगल हो गया बी डी ई, इसके बाहर में हमने एक हाइट खींच दिया है ई जी परपेंडिकुलर के तौर पे, तो वो उसका क्या हो गया, हाइट हो गया। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट क्या हो जाएगा, फिर से ई जी हो जाएगा। अच्छा, क्या अब आपको यहाँ पे कुछ दिखने लगा है? 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, ई जी से हमारा ई जी कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा आपके पास केवल, हाँ, ए डी बाई डी बी आपके पास बचा। अब इसको आप इक्वेशन अपना फर्स्ट मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद आप यहाँ पे आ जाइए, इसको मिटा दें। सिमिलरली, यहाँ पे एक वर्ड आप इस्तेमाल करेंगे सिमिलरली। सिमिलरली अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके लिए, देखिए ध्यान से। इन ट्रायंगल ए डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी। अब देखिए ध्यान से, किस किस ट्रायंगल के बारे में हमने लिख दिया। दोबारा हमने लिखा ए डी ई के बारे में, क्यों? क्योंकि इस ट्रायंगल के पास हमारा दो हाइट है, एक हाइट ई जी जिसका हमने काम इधर कर लिया। अब इसके लिए, अब किसके लिए काम करेंगे, डी एफ के लिए काम करेंगे, क्योंकि इसका एक हाइट ये भी तो है। अब हमने उसके बाद बी डी ट्रायंगल लिया था, बी डी ई। अब हम ट्रायंगल लेने वाले हैं सी ई डी यानी कि ये वाला, ओके, सी ई डी यानी कि ये वाला ट्रायंगल। तो अब यहाँ पे क्या बता सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई और एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी क्या होगा। सबसे पहले तो आप इसका 1/2 इंटू बेस, चलिए देखिए जरा ध्यान से। पहले ए डी ई के लिए काम करते हैं। ए डी ई आपने 1/2 लिखा, अब बेस कौन सा लेंगे? पहली बार में आपने बेस ए डी को लिया था। अब क्यों आपने ए डी लिया था, क्योंकि हम लोग इस वाले परपेंडिकुलर के लिए काम कर रहे थे। अब आप बेस कौन सा लेंगे, ए ई लेंगे, वेरी गुड। तो 1/2 इंटू बेस यानी कि ए ई इंटू, अब हाइट कौन सा लेंगे आप, डी एफ लेंगे, क्योंकि आपने बेस ये वाला लिया है तो हाइट भी आपको ये वाला लेना पड़ेगा, क्योंकि पिछले बार आपने हाइट किसका लिया था, ई जी। अब आपको हाइट यहाँ पे लेना है डी एफ का, क्योंकि आपने बेस इसको मान लिया है और परपेंडिकुलर भी हमारा इसी के ऊपर है। तो हमारा अब हाइट हो जाएगा डी एफ। तो ये हमारा हो गया ऊपर वाले के लिए 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्या उसी तरीके से आप इसके लिए बता सकते हो, सी ई डी के लिए सबसे पहले तो हमारा 1/2 होगा इंटू, जिस तरीके से आपने बेस इस वाले ट्रायंगल के लिए बी डी लिया था उसी तरीके से
BD लिया था ना आपने, बेस DB लिया था। तो हमारा ट्रायंगल अब है CED। तो इसके लिए आप बेस कौन सा लोगे, ये वाला लोगे बेस, बेस ये वाला EC 1/2 इंटू बेस इंटू। अब बताइए उसी प्रकार से इसका फिर हाइट क्या होगा, इसका हाइट इस वाले का, ट्रायंगल हमारा CED केवल यहीं तक है। अब इसका हाइट आप क्या लोगे, इसका देखो इसका हाइट DF लिया गया है क्योंकि आपने इसका हाइट EG लिया था जो कि एक परपेंडिकुलर है ये वाला। अब इसके लिए आप हाइट लोगे DF क्योंकि ये भी इसका बाहर में हाइट है, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये इसका हो गया DF इंटू DF। क्या यहाँ पे भी आपको कुछ दिखना शुरू हो गया है, बिल्कुल 1/2 से 1/2 कैंसिल और DF से हमारा DF कैंसिल। क्या बचा आपके पास, केवल बचा AE/EC और इसको आप मानेंगे अपना इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक कोई दिक्कत, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब नाउ यहाँ पे ना पहले हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, उस स्टेटमेंट को फिर समझाएंगे आपको हम क्या कहना चाह रहे हैं। नाउ पहले लिख लीजिए क्या लिखाना चाह रहे हैं हम, लिख लीजिए, उसके बाद बताते हैं इसका मतलब क्या है। वी नो दैट पहले लिख लीजिए इसको, फिर समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। वी नो दैट ट्रायंगल्स on the same base and between the same parallel lines are equal in areas। क्या लिखा हमने, we know that triangles on the same base and between the same parallel lines are equal in areas। इसका मतलब पहले आप समझिए इसका मतलब हुआ क्या। इसको ना थोड़ा सा आप ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि ये वाला हमारा एक लाइन है और हमारा ये भी एक लाइन है और दोनों लाइन हमारा पैरेलल है। इसका आप L, इसका नाम आप M दे दीजिए, दोनों पैरेलल है। अच्छा पैरेलल लाइन का मतलब क्या हुआ, बिल्कुल एक दूरी पे, ना ही आपस में सटेंगे ना ही एक दूसरे से दूर भागेंगे। पैरेलल का मतलब बिल्कुल सीधा आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहां पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, यहां पे हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये है, ये हमारा एक ट्रायंगल है। इसका कुछ नेमिंग कर देते हैं पहले, ABC और ये हमारा D। अब यहां पे आपके पास क्या दो ट्रायंगल दिख रहा है क्या, आपको यहां पे दो ट्रायंगल दिखना चाहिए। देखिए कौन कौन सा बताते हैं, समझिएगा ध्यान से। एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल आपको यहां पे दिख रहा होगा ये वाला, दो ट्रायंगल आपको यहां पे दिख रहे हैं। हम बताना क्या चाहते हैं, हम आपको ये वाला स्टेटमेंट समझाना चाह रहे हैं। क्या है ये वाला स्टेटमेंट, हालांकि क्लास 9th का स्टेटमेंट है, बताते हैं क्या है। अब तो सबसे पहले बात हमको यहाँ पे बताइए आप लोग कि यदि ये दोनों हमारा लाइन पैरेलल है तो इन दोनों के बीच में हर जगह पे हाइट सेम होगा। और क्या यहाँ पे आपको दो ट्रायंगल दिखा, पहला ABC और दूसरा ट्रायंगल DBC, देखिए ना दो ट्रायंगल। और क्या दोनों का दोनों ट्रायंगल हमारा सेम बेस BC पे है कि नहीं, बिल्कुल सेम बेस BC पे है। तो मान लीजिए यदि हमारा 4 सेंटीमीटर है और आप सपोज कीजिए कि इन दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हाइट कितना है, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर मान लीजिए। तो यदि इन दोनों लाइन के बीच में हाइट हमारा 10 सेंटीमीटर है तो ट्रायंगल का भी हाइट कितना हुआ 10 सेंटीमीटर और दोनों ट्रायंगल का बेस कितना हुआ 4 सेंटीमीटर, क्योंकि बेस हमारा दोनों का सेम है। अब यहाँ पे बताइए कि ट्रायंगल ABC का एरिया क्या होगा, आपको मालूम है 1/2 इंटू बेस होता है, बेस कितना है 4 इंटू हाइट कितना आ गया 10, इसको आप काटोगे कितना आएगा 5, यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया ABC ट्रायंगल का एरिया। उसी प्रकार से आप DBC का बताओ, आप बोलोगे कि सर 1/2 इंटू बेस तो हमारा सेम ही है और हाइट भी हमारा सेम ही है 10, इसका भी कितना आएगा 20 सेंटीमीटर स्क्वायर।
क्या दोनों का आंसर सेम आया? बिल्कुल सेम आया। इसका मतलब हम यहाँ पे बताना ये चाह रहे हैं कि जब दो ट्रायंगल एक ही बेस पे हो और दोनों का दोनों ट्रायंगल सेम पैरेलल लाइन के बीच में हो तो दोनों का एरिया क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, इक्वल हो जाता है। क्योंकि भाई जब दोनों का बेस सेम है तो दोनों का वैल्यू सेम होगा, और चूंकि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में तो दोनों का हाइट भी सेम होगा। और ट्रायंगल में चाहिए हमको क्या? बेस और हाइट, और 1/2 तो पहले से रहता है फॉर्मूला में। तो जब हमारा ये सेम बेस पे है, सेम पैरेलल लाइन के बीच में, तो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या होगा? इक्वल होगा। ओके, अब इसी चीज को आप यहां पे जरा अप्लाई करके देखो तो क्या सही बात है? देखिए ध्यान से, आपके सामने दो पैरेलल लाइन कौन सा है? एक है डी और दूसरा आपका बीसी। डीई और बीसी हमारा क्या है? पैरेलल लाइन है। कहां से मालूम चला हमको? गिवन में है, देख लो कहां गया, गिवन में है। अब चूंकि ये दोनों का दोनों हमारा सेम पैरेलल लाइन के बीच में है, और क्या इन दोनों का सेम बेस कौन सा ट्रायंगल? बीडीई और सीईडी, दोनों का दोनों ट्रायंगल का बेस क्या सेम हमारा है? डीई। दोनों ट्रायंगल का बेस डीई सेम है, बिल्कुल सेम है। और क्या दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में लाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। इसका मतलब हो गया कि बीडीई ट्रायंगल यानी कि ये वाला पूरा, और सीईडी यानी कि ये वाला पूरा, दोनों का एरिया क्या होगा? सेम होगा। यहां से अब आपको मालूम चल गया, क्योंकि दोनों सेम पैरेलल लाइन के बीच में है और दोनों का बेस भी हमारा डीई बिल्कुल सेम है। थोड़ा सा उल्टा करके देख रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसका बेस सेम हो गया, कोई दिक्कत अब इसमें। तो इस तरीके से हमारा दोनों ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? इक्वल होगा। अब इसको थोड़ा सा कैसे लिखना है उसका आप जान लीजिए। इसको मिटा देना, अब ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा गया था वही चीज था, वी नो दैट। अच्छा, यहाँ पे हमने वी नो दैट क्यों लिखा? क्योंकि क्लास 9 का बात था। तो ऐसा आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाँ, हम जानते हैं कि यदि ट्राइंगल सेम बेस पे हो और दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हो तो दोनों का एरिया हमारा इक्वल होता है। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया था। तो हम लोग अब यहाँ पे लिखेंगे, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा? बी डी ई इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ए डी। ये हम लोगों ने अभी तुरंत प्रूफ कर दिया। तो ये वाला ट्राइंगल का एरिया इस वाले ट्राइंगल के एरिया के बराबर होगा। यहाँ तो कोई दिक्कत? चलिए, अब आप इसको मान लीजिए अपना इक्वेशन नंबर 3। अब हमारा सवाल बन गया, फ्रॉम इक्वेशन 1st, 2nd एंड 3rd। चलिए, अब हम क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको वो चीज समझ लीजिए थोड़ा सा, बस 1 मिनट का बात है। यहाँ पे अभी तुरंत आपने ट्राइंगल दोनों को बराबर साबित कर दिया एरिया में। अब आप इक्वेशन पहला, दूसरा और तीसरा देखिए। देखिए यहाँ पे बस ये चीज समझ में आ गया तो बड़ा आसान हो गया आपके लिए। देखिए पहला इक्वेशन पहले देखिए आप कहाँ है। पहला इक्वेशन हमारा यहाँ पे है और दूसरा हमारा यहाँ पे है, ठीक है। इसमें बी डी ई सी ई डी के बराबर हो गया। पहले कहाँ है ये दोनों, आप पहले वो खोज लो। यहाँ पे हमारा बी डी ई, यहाँ पे बी डी ई हमारा यहाँ पे है और सी ई डी हमारा यहाँ पे है, और ये दोनों एरिया में क्या हो गया? इक्वल हो गया। यानी कि इसका ये नीचे वाला और इसका ये नीचे वाला हमारा एरिया में इक्वल हो गया। और ऊपर वाला दोनों देखिए तो क्या सेम है? ये भी ए डी ई और ये भी ए डी ई, यानी कि ऊपर वाला तो सेम है पहले से, ए डी ई दोनों ट्रायंगल सेम है, उसको हमको कुछ नहीं करना है क्योंकि वो पहले से इक्वल है। दोनों सेम है, हमारा ए डी ई लिखा हुआ। और नीचे वाले हमारे दोनों अलग है, लेकिन दोनों को हमने क्या कर दिया? यहाँ पे सेम साबित कर दिया। इसका मतलब हो गया कि जितना हमारा ये है उतना ही हमारा ये है। कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग अब यहाँ पे लिख सकते हैं डायरेक्ट। अच्छा, वही चीज हो गया ना फिर से हमारा कि जितना हमारा ये है उतना ही हमारा वो है। तो क्या इतना के पूरे बदले में इसका जो रिजल्ट आया था ये लिख सकते हैं हम लोग? ये पूरा मत लिखिए क्योंकि इस पूरे का रिजल्ट हमारा क्या है? ये है, तो केवल ये लिखेंगे। तो ये लिखो आप, केवल क्या लिखोगे? ए डी बाई डी बी किसके बराबर होगा? ए ई बाई ई सी के बराबर होगा। ए ई बाई ई सी के बराबर होगा। क्या यही आपको प्रूफ करना था? जरा देख लीजिए टू प्रूफ में, ए डी बाई डी बी, ए डी बाई डी बी, ओके, ए ई बाई ई सी, ए ई बाई ई सी, ये आपको प्रूफ करना था और ये आपका प्रूफ हो गया। और लास्ट में आप लिख दीजिएगा हैंड्स प्रूफ। क्या हर एक स्टेटमेंट समझ में आया है? हर एक लाइन?
क्योंकि यदि आपने ये चीज़ समझ लिया ना तो फिर आपको यदि एग्जाम में इस सवाल आ जाता है तो 4 से 5 नंबर आपका कंफर्म है। कोई दिक्कत इसमें? चलिए इस तरीके से हमारा ये पहला वाला कंप्लीट हुआ। ये तो आपका तरीका था कौन सा, आपके बुक वाला। अब एक तरीका आप थोड़ा सा मेरा वाला भी देख लीजिए। इसमें थोड़ा सा आपको ज़्यादा कुछ लिखना पड़ता है, मेरे वाले तरीके में आपको थोड़ा सा कम लिखना पड़ेगा। इसमें तो कोई दिक्कत है ना। आप ऑनलाइन वाले बच्चे सबसे पहले आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको अपने कॉपी में डायग्राम थोड़ा सा बड़ा बना लीजिएगा आप लोग, और इसको सेम टू सेम ऐसे ही आप लोग इसमें लिखिए। चलिए इतना हो गया तो इसको मिटा जाए। अब मेरा तरीका क्या है उसको भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि यदि वो आप समझ जाते हैं तो दोनों तरीका में से कोई भी आप एक तरीका लिख लीजिए, आराम से आपका सवाल बन जाएगा। थ्योरम का नाम सेम रहेगा, बस तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा। प्रूफ भी हम लोग सेम चीज ही करेंगे, कुछ अलग नहीं है, सब चीज सेम है, बस तरीका थोड़ा सा अलग रहेगा और कुछ नहीं। देखिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट, ये थ्योरम का नाम सेम रहेगा, ठीक है। बस यहां पे आप लिख क्या लीजिए, आप यहां पे लिख लीजिए अनदर मेथड, अनदर मेथड, यानी कि ये दूसरा मेथड है इस थ्योरम को प्रूफ करने का, ठीक है ना। पहला वाला मेथड तो आपके बुक का था, वो हमने आपको समझा दिया। ये आपका अनदर मेथड है जो कि मेरा तरीका, मेरा तरीका थोड़ा सा। अब इसमें क्या होगा, स्टेटमेंट का नाम सेम रहेगा, सब चीज सेम रहेगा, बस आगे समझिए इसमें क्या कहा गया था। सबसे पहले तो जो स्टेटमेंट है उसके हिसाब से हमने एक ट्रायंगल बनाया था, वैसा ही सेम टू सेम एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम लोग। ये हमारा ट्रायंगल तैयार हो गया। आप लोग थोड़ा सा ट्रायंगल बड़ा बनाइएगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे एक पैरेलल लाइन खींचा था, इसका नाम आपने ए बी सी दिया था, इसका नाम आपने डी और इसका नाम आपने ई दिया था। अच्छा डी आपने इधर दिया था, एक बार देख लो तो, डी इधर था, सही है ना, ठीक है। तो ये आपने ये ट्रायंगल बनाया था। चलिए अब इसमें आपने गिवन क्या लिखा था वो भी सेम रहेगा। गिवन आपने लिखा था कि इन ट्रायंगल ए बी सी डीई पैरेलल था बीसी के एंड डीई इंटरसेक्ट ए बी एट डी एंड ए सी एट ई, यानी कि डीई हमारा पैरेलल है बीसी के गिवन में, और ये जो हमारा डीई है वो ए बी को कट कर रहा है डी पे एंड डीई इंटरसेक्ट ए बी एट डी, हाँ सही है, और डी इंटरसेक्ट कर रहा है ए सी को ई पे, वही हमने यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें आपको टू प्रूव क्या करना है, वही चीज प्रूव करना है जो हमने उसमें किया था, वही चीज ए डी बाई डी बी और ए ई बाई ई सी, इसमें भी आपको सेम चीज प्रूव करना है। अब क्या सर इसमें कंस्ट्रक्शन आप करने जा रहे हैं, नहीं, मेरे वाले तरीके में कंस्ट्रक्शन की कोई जरूरत नहीं है, तो इसमें आप एक स्टेप लिखने से बच जाएंगे, डायरेक्ट आप प्रूफ में आइए। ये तरीका आपके बुक में नहीं लिखा गया है, उसको ढूंढने की कोशिश ही मत कीजिएगा। इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करने जा रहे हैं क्योंकि इसमें जरूरत नहीं है, और ये तरीका थोड़ा सा आसान भी माना जाता है। चलिए अब ना यहाँ पे हम आपसे ना जो पूछना चाह रहे हैं आप उसको थोड़ा सा जवाब देते चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा ऑनेस्टी से, और बड़ा ही बेसिक सा सवाल पूछेंगे आपसे। सबसे पहले तो आप हमको बताइए कि यदि ये हमारा ये दो पैरेलल लाइन है और ये इसको कट कर रहा होता है तो ये हमारा ट्रांसवर्सल का काम कर रहा होता है, ठीक है। उसके बाद आपने पढ़ा है कि यदि ऐसा होता है तो सर यहाँ जो एंगल बनता है वो इसके बराबर होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, उसी प्रकार से जो एंगल यहाँ बनता है वो इसके बराबर होता है।
कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये आपको मालूम है। चलिए अब यहाँ पे आप आ जाइए, यहाँ पे ना आपको दो ट्रायंगल दिख रहा होगा, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ए बी सी और एक छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, दो ट्रायंगल आपको दिख रहा है। तो एंगल, अच्छा एक बात बताइए दोबारा फिर से, तो यदि मेरा एक ट्रायंगल ए बी सी है और एक ट्रायंगल ए डी ई है, तो डी ई हमारा किसके पैरेलल है? बी सी के पैरेलल है। तो डी ई बी सी के पैरेलल है, इसका मतलब कि डी बी किसका काम कर रहा है? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। आप इसको इधर बढ़ा दो, इधर बढ़ा दो, उसी तरीके का बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो उस डायग्राम को अभी आप थोड़ा सा देखिए और इसको भी आप देखिए। यदि ये डी ई बी सी हमारा दोनों पैरेलल है, तो ये डी बी किसका काम कर रहा होगा? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा होगा। नहीं पता चल रहा है? आप इसको इधर बढ़ा दो, इसको इधर बढ़ा दो, बिल्कुल मालूम चल जाएगा। तो जितना हमारा एंगल ये होगा, क्या उतना ही एंगल हमारा ये होगा? रीजन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो आप इसको एंगल 1 मान लो, इसको आप एंगल 2 मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख दो पहले कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है। रीजन क्या लिखोगे आप? हाँ, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। उसी प्रकार से दोबारा फिर देखिए, उसी प्रकार से यदि दोनों हमारा पैरेलल साइड्स हैं, तो ईसी किसका काम कर रहा होगा? ट्रांसवर्सल का काम कर रहा होगा। उसी प्रकार से क्या ये वाला भी इसके पैरेलल होगा? सॉरी पैरेलल नहीं, बराबर होगा। इसको आप मान लो 3, इसको मान लो 4। रीजन सेम हमारा फिर से क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहाँ पे भी आप लिखेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 और रीजन आप यहाँ पे सेम देंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। चलिए अब जो हम बताना चाह रहे हैं उसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए। आप ट्रायंगल ए बी सी को जरा देखो और ए डी ई को जरा देखो, क्या दोनों में एंगल ई कॉमन है क्या? सॉरी एंगल ए दोनों में कॉमन है क्या? बिल्कुल कॉमन है। ट्रायंगल ए बी सी में भी ए आ रहा है और ए डी ई में भी हमारा एंगल ए आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एंगल ए इक्वल्स टू एंगल ए और रीजन क्या लिख देंगे? दोनों में कॉमन है। अच्छा, क्या आपको नहीं लग रहा है कि हम लोग क्लास 9th का चीज कर रहे हैं, कॉन्ग्रुएंसी वाला? हाँ, लेकिन यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी नहीं लिख के सिमिलैरिटी हम लोग लिखते हैं। चलिए, तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल है। तो दोनों ट्रायंगल का ये एंगल इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, तीनों एंगल तो आपस में बराबर है, यानी कि इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये इसके बराबर। तो दोनों ट्रायंगल हमारे क्या होंगे? पहले आप लिखते थे क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंट, लेकिन क्लास 10th में क्या लिखेंगे आप? सिमिलर लिखेंगे, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे लिखेंगे हैंस ट्रायंगल ए बी सी, और ये सिमिलर का साइन है, सिमिलर का, इज सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी ई, और यहाँ पे आप रीजन लिख देंगे बाई एंगल 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 क्राइटेरिया के तहत ये दोनों हमारा सिमिलर हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि सर क्लास 9th तक तो हम लोगों ने एंगल 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 को कॉन्ग्रुएंट साबित करने में लगाया था। कोई बात नहीं है, इसके बारे में हम लोग अपने आगे वाले क्लास में पढ़ेंगे, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम लोगों को एंगल 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 साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड, इन 4 प्रकार के क्राइटेरिया के बारे में हम लोगों को इस चैप्टर में भी पढ़ना है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि हम जो है ना थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट आगे का लगा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। लेकिन हाँ, आगे का लगा दिया तो क्या कहीं बाहर से है, उटपटांग है? नहीं, बिल्कुल हमारा सटीक तरीका है। ये इस तरीके से आप बनाएंगे, थोड़ा सा आपका सवाल इजी हो जाएगा बनाना। आगे बढ़े हम लोग, चलो अब आगे थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। इस तरीके से हमारा ट्रायंगल ए बी सी यानी कि पूरा वाला ए डी पूरे के सिमिलर साबित हो गया। पहले कॉन्ग्रुएंट करते थे हम लोग क्लास 9th में, लेकिन अब हम लोग सिमिलर करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम लोग उसको भी पढ़ रहे होंगे ना, इन 4 क्राइटेरिया को, तो आपको मालूम चलेगा क्यों। बस अभी थोड़ा सा आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि पूरा बताने लगेंगे तो फिर आपका वो वाला भी यहीं पे शुरू हो जाएगा, उसके लिए हमारा अलग क्लास है, ठीक है ना। हाँ, तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे आप एक बात बताइए हमको, जब आप 2 ट्रायंगल को क्लास 9th में कॉन्ग्रुएंट साबित करते थे तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी आपस में आप इक्वल करते थे। वही सेम चीज यहाँ पे है कि अब आपने यहाँ पे दोनों को सिमिलर साबित कर दिया, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या होंगे?
इक्वल नहीं बल्कि सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग और काम कर लेते हैं इसके लिए, इसको मिटा दिया। अब क्लास 9th में मान लीजिए कुछ देर के लिए हम क्लास 9th में और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसके और इसके दोनों ट्रायंगल के सभी साइड सभी एंगल हमारे इक्वल होते थे, लेकिन क्लास 10th में हम लोगों को कॉन्ग्रुएंट वाला नहीं पढ़ना है, सिमिलर वाला पढ़ना है। तो ये दोनों हमारा सिमिलर हो गया, तो इसके ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल के साइड आपस में इक्वल ना होंगे बल्कि सिमिलर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग अब आगे लिखेंगे सो अब एक बात, अब आपने ऐसा कहा तो आपके पास दो ट्रायंगल है ए बी सी और ए डी ई, तो चूंकि आपने सिमिलर कर दिया है तो इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी छोटे वाले ट्रायंगल ए डी के बराबर होगा, बराबर नहीं सिमिलर होगा। पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का ए बी और छोटे वाले का ए डी, ओके। ये किसके बराबर होगा, इधर भी हमारा सेम चीज, बड़े वाले ट्रायंगल का और छोटे वाले का ए ई, इसमें कोई दिक्कत। और रीजन में आप चाहे तो यहाँ पे बगल में लिख दीजिएगा। अच्छा, क्लास 9th में जब आप कॉन्ग्रुएंट साबित करते थे तो क्या लिखते थे, सीपीसीटी, यहाँ पे क्या लिखोगे आप, सीपीएसटी, सीपीएसटी बताते हैं इसका मतलब क्या है। आप क्लास 9th में लिखते थे सीपीसीटी, इसका मतलब होता था कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल। कोई दिक्कत इसमें, तो यही चीज आपको थोड़ा सा देखो, ये जो हम तरीका ये तरीका हमने आपको बताया ना, ये तरीका कोई गलत नहीं कर सकता, लेकिन यही चीज है कि ये तरीका हमारा 1-2 क्लास आगे का है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको समझ लीजिए थोड़ा सा, और आगे चल के हमको यही चीज पढ़ना है। जब आगे आप इसको पढ़ लेंगे ना तो ये वाला थ्योरम आपको इस तरीके से जो हमने बनाया है आपके लिए हलवा लगेगा, क्योंकि आपने ये पढ़ चुका होगा आगे, इसीलिए। तो यहाँ पे आप लिखेंगे CPST लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना आपने कर दिया, ये बात समझ आया। अब कोई पूछे कि बताओ ये आपने क्यों लिखा, हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमने दोनों ट्रायंगल को आपस में सिमिलर साबित कर दिया है, और सिमिलर साबित हो गया, इसके कोरस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में सिमिलर होंगे, उस तरीके से हमने लिख दिया यहाँ पे। यानी कि बड़े वाले ट्रायंगल का AB तो छोटे वाले का AD, बड़े वाले का AC तो छोटे वाले का AE हमारा रेशियो में बराबर होंगे। अब आगे बढ़ते हैं फिर, AB बाई AD -1 इक्वल्स टू AC बाई AE -1। अच्छा, हमने दोनों तरफ -1 किया, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यदि देखना है कि सर फर्क पड़ रहा है कि नहीं, आप इस -1 को उधर लेके चले जाओ, +1 हो जाएगा, +1 और -1 कट जाएगा। इसका मतलब -1 लिखने से कोई फर्क हमको नहीं पड़ रहा है, तो लिख सकते हैं दोनों तरफ। देखो एक तरफ केवल लिखते ना तो दिक्कत हो सकता था, लेकिन हमने दोनों तरफ लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लोगे इसका और इसका क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है। तो एलसीएम आप इसका लेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा AD, इसका हो जाएगा AB माइनस AD, और इसका हो जाएगा एलसीएम AE, इसका हो जाएगा हाँ AC माइनस AE। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़िए। अब आप इस पूरे ट्रायंगल को एक नजर से देखिए, बस दो अलग अलग करके नहीं, एक नजर से देखिए बस। क्या लिखा हुआ है, AB माइनस AD। यदि आप इस पूरे AB में इस AD को माइनस कर देते हैं तो क्या मिलेगा आपको, नहीं पूरा AB है, तो इस पूरे AB में AD यानी कि ये वाला आप माइनस करते हैं, यानी कि इस पूरे में से केवल आप इतना माइनस करते हैं तो क्या मिलेगा आपको, DB मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग DB लिख सकते हैं, और नीचे में AD है तो आप उसको AD रहने दो। उसी प्रकार इसमें ये बताइए आप AC, इस पूरे AC में आप माइनस करने जा रहे हैं AE को, यानी कि ये वाले को, तो क्या मिलेगा आपको, AC मिलेगा, AC बाई AE। अब इसको आप दोनों तरफ ना पलटी कर दो, पलटी करने का मतलब पलट दो इसको। आप पलटेंगे तो क्या मिलेगा आपके पास, और आप पलट सकते हैं। देखो एक तरफ पलटते तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉरी एक तरफ पलटते तो दिक्कत है, लेकिन दोनों तरफ पलट रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से -1 हमने दोनों तरफ किया तो कोई दिक्कत नहीं था, दोनों तरफ पलटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो AD बाई DB बनेगा, और ये हमारा AE बाई EC बनेगा। क्या आपको यही चीज प्रूव करना था, देख लीजिए जरा, AD बाई DB, AD बाई DB, AE बाई EC, AE बाई EC।
ये तरीका थोड़ा सा हमारा सिंपल हो जाता है। तो आपके ऊपर आप निर्भर करता है कि आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उस तरीके से इसको एग्जाम में प्रूफ कर दीजिएगा, कोई दिक्कत। चल, तो यहाँ पे आप लास्ट में लिख लीजिए हैंड्स प्रूफ्ड, और ये हमारा प्रूफ्ड हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब तो इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ऑनलाइन वाले बच्चे। अच्छा, एक बात और, आपने इतना तो कर दिया, अब जो आपने प्रूफ पहले किया और जो अभी आपने किया सेम चीज है हमारा। अब इन्हीं दोनों चीजों से हमारा एक और नया चीज सामने निकल के आता है, उसको भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिए। जैसे आपका ये हमारा दोनों बराबर है, इसका मतलब हो गया AD बाई DB बराबर होगा AE बाई EC के। ये तो हमारा पहला क्राइटेरिया हुआ। इसमें दो क्राइटेरिया आपको और पढ़ना पड़ता है जो कि प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपने सिमिलर कर दिया दोनों को तो वो होता है। आप इसको लिख लीजिएगा यहाँ पे नोट करके, ऐसे नोट करके आप लिखिएगा, तीन चीज लिखिएगा। पहला तो आपका यही चीज होगा जो आपने यहाँ पे प्रूफ किया, पहला AD बाई DB AE बाई EC, आपका पहला तो होगा ही होगा। मतलब कि जब हम लोग अपने इस थ्योरम को प्रूफ कर चुके हैं तो हमारे सामने यहाँ पे तीन रिजल्ट आता है। आपके सामने केवल एक ही रिजल्ट दिख रहा है, लेकिन इसके अलावा भी हमारा दो होता है, वो इसमें प्रूफ नहीं करना पड़ता लेकिन उससे सवाल आता है, उसको हम लोग सॉल्व भी करेंगे, सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहला हमारा क्राइटेरिया ये निकलता है। अब दूसरा क्राइटेरिया क्या है, देखिए दूसरा क्राइटेरिया ये है कि आपके सामने यहाँ पे दो ट्रायंगल है ना, एक ये पूरा बड़ा वाला ABC और एक छोटा वाला AD। अब आप इस पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का AB लो, पूरे बड़े वाले ट्रायंगल का AB, तो छोटे वाले का आपको कौन सा लेना पड़ेगा, जल्दी बोलो, AD लेना पड़ेगा। बड़े वाले ट्रायंगल का आपने AB लिया तो छोटे वाले का आप AD लो, तो AB बाई AD ये भी बराबर होगा इधर, बड़े वाले का आप क्या लोगे पहले AC और छोटे वाले का AE, ये भी होता है हमारा। क्या ये बात कहीं पे आपने प्रूफ किया है, नहीं किया, लेकिन ये होता है, ठीक है ना। चल आगे बढ़ते हैं। फिर तीसरा में क्या लिखेंगे आप देखिए, तीसरा में बड़े वाले ट्रायंगल का आप AB लो और अब आप केवल बड़े वाले ट्रायंगल का आपने AB ले लिया, अब आप केवल ये आधा लेंगे DB, केवल आधा DB। अब उसी प्रकार से उधर बताइए क्या होगा, AC पूरा और EC। तो ये तीन क्राइटेरिया भी हमारा होता है जब हम लोग इसको एक बार प्रूफ कर देते हैं तब। हालांकि याद रखिएगा इस बात को, जब भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा वो इतना ही दूर तक आपसे प्रूफ करने के लिए कहा जाएगा, लेकिन अब आपको ये एग्जाम में नहीं लिखना है, ये सवाल बनाने के लिए हमने आपको लिख दिया है, इससे सवाल आता है। तो जब आपने एक बार प्रूफ ये कर दिया तो आपसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको ये भी मालूम है, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। तो ये भी हमारा होता है, जिस तरीके से आपने ये बराबर किया वैसे हमारा ये दोनों भी बराबर होता है और इससे सवाल आते हैं। तो ये आप नोट करके लिख लीजिएगा, और इससे हमारा सवाल आएगा तो हम लोग इसको हैंडल करेंगे, सॉल्व करेंगे, इसमें कोई दिक्कत है। चलिए ऑनलाइन वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी फटाक से आप लोग। और यहाँ पे हमारा जो ये पहला थ्योरम था BPT या फिर आप इसको थेल्स थ्योरम आप जो भी कह लीजिए, ये हमारा कंप्लीट हुआ। अच्छा एक बात और समझिए ध्यान से, इसका ना कन्वर्स भी होता है। कन्वर्स कैसे लिखेंगे देखिए, इस वाले थ्योरम में क्या करने के लिए कहा आपसे, इस वाले थ्योरम में आपसे ये कहा कि देखो ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, तो आप ये चीज प्रूफ करके दिखाओ, समझना ध्यान से। इसमें ये कहा BPT में, यानी कि ये वाले थ्योरम में ये कहा जाता है कि आपको ये बताया गया कि ये वाला लाइन इसके पैरेलल है, पैरेलल आपको पहले दे देगा और आपने प्रूफ क्या करके दिखाया, ये इसके बराबर होगा। अब इसका उल्टा होगा, उल्टा क्या होगा, सवाल में आपसे ये दे देगा, कहेगा कि बताओ लाइन पैरेलल है कि नहीं है, यही हमारा कहलाता है कन्वर्स। और जब भी सवाल में आपको ये दे दिया जाए तो आप हमेशा समझिएगा कि अच्छा रेशियो बराबर दिया गया है, इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये लाइन इसके पैरेलल होगा। रीजन क्या लिख देंगे आप वहां पे, कन्वर्स ऑफ BPT। मतलब यहाँ पे देखो समझने का तरीका है थोड़ा सा, बस इस वाले थ्योरम में आपको ये वाला लाइन इसके पैरेलल दिया गया है तो आपने ये प्रूफ किया, लेकिन इसका उल्टा क्या करेगा, ये दे देगा आपको सवाल में और बोलेगा कि बताओ ये दोनों पैरेलल है कि नहीं। तो जब भी सवाल में ये दे दे पहले से आपको समझ आना है कि अच्छा रेशियो बराबर दिया है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली दोनों के पैरेलल होगा, बस ब्रैकेट में लीजिएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT, बात खत्म।
हालांकि इसके ऊपर हम लोग सवाल बनाएंगे ना तो वहां पे डिस्कस कर लेंगे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आज की क्लास में। चलिए तो ऑनलाइन में बच्चे आई होप आप लोगों को भी समझ में आया होगा। कोई दिक्कत हो कहीं पे थ्योरम में, और हाँ 2 तरीका हमने आपको बताया थ्योरम को प्रूव करने का, और ये बात याद रखिए ये तरीका आपका कोई गलत नहीं कर सकता। बस इसमें जो हमने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है ना, ये वाला एंगल वाला, ये थोड़ा सा हमारा 2-3 क्लास के बाद हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी हम लोगों को ये चीज पढ़ना है। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट लगा देते हैं तो कोई गलत नहीं कर सकता। तो आपको ऊपर है, आप डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप किससे बनाना चाहते हैं। आपको जो तरीका अच्छा लगे आप उसको बनाइएगा, लेकिन डायग्राम थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा कि थोड़ा सिंप्लीफाई करके बनाया जाए। इस मेथड से बनाएंगे तो डायग्राम आपका ये वाला होगा, पीछे वाले मेथड से बनाएंगे तो डायग्राम थोड़ा सा अलग था। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। अगले वाले क्लास में हम लोग अपना एक्सरसाइज 6.2 को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।